Got it. NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कहानी क्या है? तो कहानी के नाम पे तो केवल एक कहानी है, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज जब कर रहे हैं, प्लूरल वर्ड हो गया, तब तो कई नियम आने वाले हैं। पहला, इसे फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉपी पे लिखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। टेंडेंसी of object to oppose, to change its state of rest or to change its state of motion is called inertia। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट का जो वो एक टेंडेंसी होता है अपोज करने का, रुका है और तुम ऑब्जेक्ट को चलाना चाहो तो वो कहेगा ना मैं नहीं चलूंगा, और ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसे रोकना चाहो तो वो कहेगा ना मैं नहीं रुकूंगा। इन दोनों ही टेंडेंसी को हम लोग एक टर्म देते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या हो गया कि टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू अपोज, किसके? टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। अब मन में ये विचार आएगा, सर इनर्शिया पे कुछ और बोलो, तो एक पॉइंट इसे लिख लें, तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा मेजर ऑफ inertia of an object is called its mass। अब एक नया आइडिया और डाल दिया कि ये सुन के नोट कर लीजिएगा, मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है और तुम उसको धकेल के चलाना चाहते हो तो ज्यादा अपोज करेगा, ना ना नहीं चलूंगा। तो दो सुमो पहलवान को बुलवाओ फिर धकेलेगा तो शायद चल दे। और हल्का फुल्का ऑब्जेक्ट है तो उसे तो कोई भी धकेल दे, छोटा बच्चा भी धकेल दे। तो ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा मतलब उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, मतलब वो अपोज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और मास कम तो उसके अपोज करने की टेंडेंसी कम होगी। तो मास है क्या एक्चुअल में? तो ऑब्जेक्ट की जो ये टेंडेंसी होता है कि कोई यदि उसके स्टेट को बदलना चाहेगा, रेस्ट के मोशन में लाना चाहेगा तो वो नहीं चलना चाहेगा, अपोज करेगा, उसका मेजर है मास। मास ज्यादा मतलब इनर्शिया ज्यादा, मास कम मतलब इनर्शिया कम। अब कहानी में अभी भी ये नहीं आया कि आखिर न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता क्या है। अभी तक तो मैंने आपको कहा कि इनर्शिया क्या है, और वो क्यों कहा सर आपने? क्योंकि मैंने कहा कि न्यूटन लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो आखिर ये इनर्शिया वर्ड आया, इनर्शिया का मेजर मास आया, लेकिन न्यूटन लॉ अभी भी कहाँ है? कहीं नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि अब हम बात करना चाहते हैं न्यूटन लॉ की, तो इसके लिए आप कहते हैं
कि if an object is isolated, then it must be, आप थर्ड पॉइंट करके बढ़ सकते हैं आगे. If an object is isolated, then it must be at rest, or it must be moving on a straight path with constant velocity. यदि मैं स्ट्रेट पाथ नहीं भी लिखता तो काम चलेगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही होता है स्ट्रेट पाथ, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बदले वो भी जरूरी है. तो इट मस्ट बी एट रेस्ट और इट मस्ट बी मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ विदाउट या विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. ऐसा क्यों? Because there is no force acting on isolated object. आपने जब वर्ड कह दिया आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट, तो कोई है ही नहीं जो फोर्स लगाएगा. तो ऑब्जेक्ट आइसोलेटेड यदि है तो वो रुका होगा और यह स्ट्रेट पाथ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा. This is Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. अब आपके मन में ये विचार आएगा कि सर आपने ये तो कह दिया कि ऑब्जेक्ट यदि आइसोलेटेड है तो रुका होगा या फिर स्ट्रेट पाथ पे चल रहा होगा, तो क्या लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही है? तो अब मन में थोड़े जो ये विचार आए तो उनको एक बार और इंटरप्रेट कर लेते हैं. तो लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो स्टेट मेंटेन रहेगा यदि कोई फोर्स नहीं है. अब इनर्शिया उसका ये जब फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो अपोज करेगा. तो ये कह रहा है कि यदि कोई फोर्स नहीं है, कोई अपोज करने वाला वहां टेंडेंसी नहीं होगा और वो अपना जिस भी स्टेट में है उस स्टेट को रिटेन करेगा. न्यूटन्स लॉ कहने का ये भी एक तरीका हुआ कि ऑब्जेक्ट यदि रुका है, रुका रहेगा, चल रहा है, चलता रहेगा, कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पे ना एक्ट करे. न्यूटन्स लॉ जनरली किताबों में ऐसे लिखा गया है. लेकिन अभी मैंने आपको ये कहा कि यदि आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है तो दूसरे वर्ड मीनिंग में हो गया इस पे कोई फोर्स नहीं है, तो उसका जो भी स्टेट है वो मेंटेन्ड रहेगा. एक समस्या अभी और आ गई. वो समस्या क्या आई? कि जो अभी लैंग्वेज हम लोग ये फॉलो करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन continue its motion on a straight path with constant velocity or and an object at rest
remains at rest till external unbalanced force starts acting on it. This is Newton's first law of motion. आप कहोगे कि सर आपने तो पहले ही लिख दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर से क्यों लिख दिया? ऐसे भी सोचो, फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में वो रिटेन करेगा, कब तक, उसका भी तो एक लिमिट भी तो है, टिल एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट। अनबैलेंस्ड वर्ड क्यों? क्योंकि बैलेंस होगा तो फिर नहीं बदलेगा स्टेट, नेट जीरो हो जाएगा। अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फर्स्ट लॉ के एक बार मैंने एक और तरह से देखा, और यहाँ इनर्शिया वर्ड आ गया, क्योंकि अनबैलेंस्ड यदि कोई फोर्स आएगा तो फिर बॉडी रेसिस्ट करेगा, कोई ज्यादा रेसिस्ट करेगा, कोई कम रेसिस्ट करेगा। आप एक और आइडिया नोट करिए, एक डिफिनीशन है, और आपके क्या हाल है? दो ठीक, थैंक यू। डिफिनीशन है किसके लिए? रेफरेंस फ्रेम। A coordinate axis, a coordinate axis with a clock is called reference frame। रेफरेंस फ्रेम आए तो ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है, ये समझ लेना है कि एक्स-वाई-जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके रेस्पेक्ट में मैं पोजीशन देखूंगा, पोजीशन का चेंज देखूंगा मींस वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज देखूंगा मींस एक्सेलरेशन मींस फोर्स, और चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में देखोगे तो घड़ी चाहिए। एक्स-वाई-जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ ए क्लॉक इज रेफरेंस फ्रेम। कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ ए क्लॉक is called reference frame। आपको अब जो एक और आइडिया दे रहा हूं वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। सर आप खुद ही कह रहे हो इंटरेस्टिंग, देखते हैं, नोट कर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन define a reference frame called inertial reference frame in when an observer is present
In this reference frame, and observe an isolated object, then he observed that the object is at continuous rest or remains moving on a straight path with constant velocity. ये किताबों में लिखा नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ एक रेफरेंस फ्रेम को डिस्क्राइब करता है, एक रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन करता है। क्योंकि आपने कहा आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट, तो कोई एक देखने वाला ऐसा तो दुनिया में होना चाहिए ना, जिसे वो आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट या तो रुका दिखे या कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ पे जाता दिखे। और यदि ऐसा दुनिया में कोई नहीं है तो फिर तो ये आइडिया ही अपना गलत हो जाए। तो यदि कोई आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है तो निश्चित रूप से एक देखने वाला आपको मिलेगा दुनिया में, जो ऑब्जेक्ट जिसको हमेशा रुका दिखना चाहिए या फिर स्ट्रेट पाथ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते देखना चाहिए। और ऐसा जो भी ऑब्जर्वर होगा उसे हम नाम देंगे इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में बैठा ऑब्जर्वर। सर क्यों खड़ा नहीं रह सकता? चलो इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में खड़ा ऑब्जर्वर। सर क्या वो दौड़ नहीं सकता? ना, बैठा हो उसको आराम से, दौड़ा ना मत, आराम से बैठने दो, ऑब्जर्वेशन लेने दो। ये जो ऑब्जर्वर है जिस जगह बैठ के ऐसा देख पाता है कि कोई ऑब्जेक्ट रुका है और आइसोलेटेड है तो रुका है या स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, तो हम उस ऑब्जर्वर को, उस रेफरेंस फ्रेम को, जो XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां वो घड़ी लेके बैठा है, हम कहेंगे इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। तो सर इसकी क्या आवश्यकता थी? मैं तो वैसे ही सारे क्वेश्चन बना लूंगा। बड़े अच्छे बच्चे हो भाई, आप सोचने वाले हो अगले स्टेप पे ऑब्जेक्ट रुका है और तुरंत से दिमाग में आने वाला है कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, अनबैलेंस। लेकिन क्या ये हर एक जगह से देखने पे वैलिड होगा? तो उसके लिए कहानी बताई गई कि ना, हर एक जगह से देखने पे वैलिड नहीं होगा। तो जिस जगह से वैलिड होगा कि न्यूटन्स लॉ वहां अप्लाई करोगे आप। तो इसका मतलब है दूसरे वर्डिंग्स में, द रेफरेंस फ्रेम, the reference frame in which law of inertia or Newton's laws of motion is observed to be valid, then the reference frame is called inertial reference frame. Then the reference frame is called inertial. तो याद कैसे रखेंगे कि ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें हम लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई करें और हमारा रिजल्ट सही है। तो सर क्या F बराबर ma मैं लगाऊंगा, मेरा रिजल्ट गलत भी हो सकता है? हो सकता है।
फिर तो मैं सही करता हूं तो ये तो चांस की बात है, एकदम चांस की बात है कि आपका आंसर सही आएगा और गलत आएगा। क्योंकि बेसिकली हम इस बात पे गौर ही नहीं करते कि ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ खास कंडीशन है कि कहाँ से आप ऑब्जर्व करें। तो सर अब वो भी बता ही दो लगे हाथ, तो सोच करके देखो। मैंने आपको कहा कि ऐसा रेफरेंस फ्रेम, अभी तक बताया नहीं है कि ऐसा कोई है भी, अभी तक बताया नहीं। थ्योरी थ्योरी चले जा रही है, ऐसा कोई होगा, कल्पना कर लिया ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होंगे आइसोलेटेड। आइसोलेटेड हो कैसे सकता है? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डब्बे में भी रखोगे तो अर्थ का ग्रेविटेशन तो उस पर लगेगा ही लगेगा, कैसे नहीं लगेगा? आइसोलेटेड तो ये तो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। आइसोलेटेड कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा कोई ऑब्जर्वर होगा, फिर भी कोई तो हो। तो चलो पेज, हाँ नोट कर लो। The reference frame in which law of inertia or Newton's laws of motion is observed to be valid is called, ये लाइन हटाओ, लिख ही रहे हो तो टाइम बच जाएगा, is called inertial reference frame. Heliocentric reference frame, that is reference frame attached with center of sun, is called inertial reference frame. And any other reference frame moving with constant velocity with respect to inertial reference frame is also called inertial. Otherwise non-inertial. तो लिखिए, heliocentric reference frame, that is reference frame attached with center of sun, is called inertial reference frame. And any other reference frame moving with constant velocity with respect to inertial reference frame is also called inertial. Otherwise non-inertial reference frame. Otherwise it is non-inertial reference frame. Otherwise it is non-inertial reference frame. तो अच्छा, अब ये सोच के बताओ कि अर्थ के साथ यदि मैं अटैच कर दूं XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो क्या वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा या नहीं कहलाएगा?
इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है कौन? सन का सेंटर। और कौन? उसके रिस्पेक्ट में जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ऑब्वियस है, स्ट्रेट पाथ पे चले, डायरेक्शन ना बदले, स्पीड ना बदले। तो क्या अर्थ को मैं वैसा गाड़ी मान लूं जो स्ट्रेट पाथ पे चल रही है? अर्थ कैसे पाथ पे घूम रही है सन के चारों तरफ? रिंकू बालक, सर्कुलर या एलिप्टिकल? सर्कुलर या एलिप्टिकल? एलिप्टिकल। एलिप्टिकल या सर्कुलर? सर मेरा वाला अर्थ तो रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा। अरे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है ये तो बताओ पहले। हाँ पक्का ना? सन के चारों तरफ या मंगल ग्रह के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है? वाह वाह, एलिप्टिकल पाथ पे पक्का। और सन कहाँ है? एक फोकस पे एलिप्स के। अच्छा सर, एलिप्स का फोकस भी होता है? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, एलिप्स का फोकस तो होता ही होता है। कितने? 3 या 4? वाह वाह, 2। सही है, जानकारी पक्का है। चलो, तो एक फोकस पे सन है। सर आप ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हो ना? ना, मैं ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ क्या लाता है? पहला यही, ये सारे प्लेनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ पे घूम रहे हैं। तो अर्थ को यदि मैं गाड़ी समझ लेता तो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ पे तो जा ही नहीं रहे थे, इनर्शियल कैसे होगा? बात समझ में आई? अर्थ पे खूंटा गाड़ के XYZ बना लिया, घड़ी लेकर बैठ गए, तो वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नहीं है। सर मजाक मत करो, हम तो सारा कैलकुलेशन यहीं बैठ के करते हैं। बहुत अच्छा, लेकिन अकल लगाओ। यहाँ से मंगल ग्रह जाना पड़ा और तुमने इस बिल्डिंग को रेफरेंस मान के कैलकुलेशन शुरू किया। ये बिल्डिंग ही स्थिर नहीं है। अर्थ, एक तो अर्थ रिवॉल्व कर रही और अर्थ चारों तरफ सन के भी घूम रहा। तो इसको रेफरेंस मान के मंगल ग्रह तक की यात्रा करोगे तो 2-2.5 लाख किलोमीटर भटक जाओगे। 2-2.5 लाख किलोमीटर भटक जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें हमेशा किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा? सन के रेस्पेक्ट में, कि सन के रेस्पेक्ट में मंगल कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। सन के रेस्पेक्ट में मंगल अब कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। बात समझ में आई? सारा कैलकुलेशन किसके रेस्पेक्ट में? सन के रेस्पेक्ट में। यदि तुमने अर्थ के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन की तो गड़बड़ होने के पूरे चांस है। 2-2.5 लाख किलोमीटर का ज्यादा तो है नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि सन, अर्थ जो है वो अच्छा रेफरेंस, मतलब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नहीं है। तो अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे मन में ये विचार आएगा कि सर फिर तो आज तक मैं कैसे काम करता था। तो अगला लाइन लिखिए अगले पेज पे, स्टार मार्क देके ये पॉइंट भी। Theoretically, reference frame attached with Earth is not an inertial reference frame, but for our day-to-day practical purposes, we can assume Earth as inertial reference frame. थ्योरेटिकली यदि पूछे तो कहोगे कि अर्थ रेफरेंस फ्रेम जो है वो इनर्शियल नहीं है। लेकिन यदि डे टू डे के प्रैक्टिकल पर्पस से हम देखें तो ये तो ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है कि रेफरेंस फ्रेम बताओ ये अर्थ है या नहीं इनर्शियल, तो कहोगे नहीं है। लेकिन डे टू डे के प्रैक्टिकल, डेली तो मंगल ग्रह जाते नहीं कि सर आज सब्जी लेने मंगल ग्रह गया था, ऐसे तो है नहीं। सोचेंगे एलन मस्क लगा हुआ है कि किसी दिन जाएगा, बच्चा बहुत मेहनत में। तो ऐसे आप भी सोचोगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि डेली गए। डेली गए तब तो फिर सन को ही रेफरेंस मान के दुनिया चलने लगी।
लेकिन अभी यदि तुमसे पूछूं यार क्या हाल है, तो तुम कहोगे सर बस 2.5 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। तो सामने वाला चौंकेगा, कैसे? तुम कहोगे बस सन के रेस्पेक्ट में, वो तो पागल हो गया पढ़ते पढ़ते, यही मानेगा। तो अभी सन के रेस्पेक्ट में तुम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि दुनिया जो है थोड़ा टेंशन में आ जाएगी। लेकिन जब ऐसा होगा कि दूध लाने गए मंगल ग्रह, चंदा मामा पे गए क्या सब्जी लाने, तो उस दिन सारे कैलकुलेशन सन के रेस्पेक्ट में ही चल रही होगी, क्योंकि सबको पता रहेगा यार, और यदि कोई मैंने कैलकुलेशन किया तो दूध लाने जाऊंगा तो, लेकिन आ नहीं पाऊंगा, इसका मतलब है परेशानी बढ़ जाएगी। चलिए इसके साथ एक लाइन और ऐड करिए, इसी में आगे कंटिन्यू करिए। एनी अदर reference frame moving with constant velocity with respect to ground frame, ground माने earth frame, is also called inertial reference frame for our day-to-day use. For our day-to-day use. Ground earth is also called inertial reference frame with respect to ground. Constant velocity से जो चल रहा है ground के respect. और आगे लिख देना एक लाइन लगे हाथ में, otherwise called non-inertial. Otherwise called non-inertial. Otherwise called non-inertial. सर आप तो मेरा टाइम जो है पूरे 40 मिनट क्यों खराब कर दिए? ये सब बातें तो आप वैसे भी नहीं करते, तो भी मेरा सवाल तो बन ही रहा था। आज आगे भी मैं कहूंगा कि इतनी बातें अकल में रखना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मैं, और अभी 13th का बैच भी है, तो ऐसा भी नहीं कर सकता कि मैं इस पे 3 दिन आपको बताऊं भाई सुन। किसी न किसी दिन आप कहोगे कि हाँ मुझे याद हो गया सर, अर्थ जो है रही है, सेंटर जो है अर्थ का सन का है वो है, सब कुछ बोल दोगे, मैं कहूंगा अब ठीक है। लेकिन इतना टाइम तो नहीं है, तो काम की बात बताता हूँ। जिस दिन न्यूटन लॉ बना उस दिन न्यूटन जो है बैठ के सेब खा रहा था। कहाँ? सेब के पेड़ के नीचे। सर आपको कैसे पता? अरे पता है ना। तो उसने जब नियम बनाया सेब खाते हुए पेड़ के नीचे बैठ के, तो तुम भी अप्लाई करो न्यूटन की तरह। न्यूटन से कौन सा कम हो तुम लोग? कहाँ बैठ के? सेब के पेड़ के नीचे भेजिए, सेब बैठ खाते हुए। दौड़ना मत, भागना मत, गाड़ी पे कोई के चढ़ो मत चढ़। मैं अभी सवाल बनाने वाला हूँ, कोई ऑब्जर्वेशन लेना है तो कहाँ से ऑब्जर्वेशन लूंगा? सेब खाते हुए पेड़ के नीचे। सबसे पहले एक पेड़ लगाएंगे, पानी वानी डालेंगे, पेड़ होगा, फल आएगा, खाऊंगा, तब बनाऊंगा सवाल। आप समझ सकते हो? तब गलती आपसे नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि अभी मंगल ग्रह पे जाना नहीं है, वो ग्रेविटेशन में जाएंगे, सोच लेंगे तब क्या करूं। अभी फिलहाल तो सारे क्वेश्चन मैं ग्राउंड पे बनाऊंगा, सारे ऑब्जर्वेशन न्यूटन के ही मूड में लो। बाकी की न्यूटन का वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा, जैसे उसने बनाया वैसे ही तुमने अप्लाई किया, तो गलत होने की कोई चांस है ही नहीं। ये है मेरा कुल वो आइडिया जो चलते चलते भी मैं तुम्हें दे दूं तो तुम यूज कर सकते। बाकी कहानी जो कॉपी पे लिखा नहीं समझ में आए तो पन्ने मोड़ो छोड़ो, और बाई चांस समझ में आ गया तो खुशी की बात है, जो कम बच्चे सुनते हैं वो तुमने समझ लिया। और काम की बात केवल इतनी है, न्यूटन ने जैसे नियम बनाए वैसे यदि अप्लाई करोगे तो तुम्हारे रिजल्ट सही होंगे। कैसे? ऑब्जर्वेशन वैसे ही, इधर उधर मत करना, जगह मत बदल दो, ये मेरी सलाह। और इवन 11th के बच्चों को भी मैं 4-5 दिन कहानी सुनाता था, बेचारा उतना सुनाऊंगा तो फिजिक्स छोड़ देगा पढ़ना, बायोलॉजी ले लेगा। तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई तुम भी न्यूटन हो, सेब खाओ और सवाल बनाओ। इधर उधर करोगे तो गलत हो जाएगा, फिर मेरे पास मत आना। तो सेब खाओ, सवाल बनाओ। ठीक? सेब खाना वैसे भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। सर मैं आपकी बात तो मानने से रहा, तब तक जब तक कि मेरा एक सवाल गलत हो ना जाए। ये बच्चों का एक खासियत होता है,
जब तक वो एक सवाल खुद से गलत ना कर लें, वो मन नहीं मानता है। अरे सर ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं, सर का क्या है। एक काम करो, ले आओ, ये लिफ्ट बना दिया, लिफ्ट ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और ये है ऑब्जर्वर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से लिफ्ट जा रही है ऊपर। लिफ्ट है तो जा सकती है कि नहीं जा सकती? हाँ बस ठीक, ये कोई वो डब्बा थोड़े ना कि बैठा दिया तुमने, लिफ्ट है बढ़िया वाला। और अब तुम्हें बताना है कि ये टेंशन, सर ये टेंशन क्या होता है? वही जो आईआईटी का एग्जाम देना है उसका टेंशन। वैसे धागे में भी टेंशन होता है, धागे से लटक जाओ तो धागे को इस बात का टेंशन होता है कि भाई मेरे ऊपर क्यों लटका हुआ है, तो लटक जाओ तो टेंशन है। तो इसी तरह इस धागे में टेंशन है, 6 किलोग्राम का ब्लॉक लटका हुआ है। अब ये जो ऑब्जर्वर है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है ये सोचो तो। ये आंख वाला, नाक वाला, कान वाला ऑब्जर्वर है इंसान कोई। इसका ऑब्जर्वेशन सोचो, ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है? 6 kg ब्लॉक इज एट कंटिन्यूअस रेस्ट, कंटिन्यूअस रेस्ट। ये भी न्यूटन का भक्त, इसने कहा हो ना हो एफ नेट 0 होगा। भाई न्यूटन भी तो यही चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कुछ रुका हुआ है तो नेट फोर्स 0। यदि अनबैलेंस फोर्स होगा तो एक्सीलरेट होना चाहिए, मोशन का स्टेट बदलना चाहिए। ये तो आंखों के सामने दिख रहा है, ये डब्बा अभी भी यही, थोड़ी देर बाद भी यही। उस आदमी को तो ऐसा ही लग रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं अंश। अब यदि ये एफ नेट 0 है तो ये क्या कह देगा? T बराबर mg बराबर 60, जी 10 लेते हैं जनरली न्यूटन। जब पूरा यूनिट लिखते हो नाम तो स्मॉल लेटर से लिखोगे, क्योंकि न्यूटन एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम कैपिटल एन से लिखा जाता है, लेकिन अभी उसको यूनिट की तरह यूज कर रहे हो तो स्मॉल लेटर से। और यदि केवल एक अक्षर यूज करते हैं तो कैपिटल लेटर एन। अब मैं कहूंगा कि भाई तुम्हारा इस ऑब्जर्वर का तो रिजल्ट तुमने देख लिया। अचानक एक बंदा सेब के पेड़, सर ये तो आम का लग रहा है, अरे रखो कोई भी पेड़, इसके नीचे भी एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 2। अब ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है थोड़ा बताना तो। इसका ऑब्जर्वेशन क्या है रिंकू तुम बताओ। ये इस जगह से देखेंगे सेब के पेड़ के नीचे सेब खाते हुए, तब क्या दिखेगा? ब्लॉक। सर लिफ्ट में के भीतर ब्लॉक है, मुझे कैसे दिखेगा? अरे आजकल जमाना बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट लिफ्ट आते हैं। अब देख, अब बताओ कैसा दिख रहा है? ब्लॉक इज एट रेस्ट। क्या दिख रहा है? ब्लॉक इज मूविंग अप, मूविंग अप, block is moving up with the lift with acceleration a। यही ना, यही बोलोगे ना? दिखा ना, या दिखा या नहीं दिखा? लिफ्ट के साथ एक्सेलरेशन से ऊपर जाते जब तुम सेब खा रहे हो। अब तुम क्या कहोगे? तुम भी न्यूटन के भक्त, एफ नेट बराबर है में बोलोगे तो यही ना भाई। अब तो 0 नहीं है ना, एफ नेट 0 क्यों? क्योंकि अब तो एक्सीलरेटेड है भाई, तो कैसे कर दोगे 0? तो अब मुझे बताओ, एफ नेट जब तुमने कह दिया ma, तो अब यहां पर टेंशन और mg में किसको बड़ा मानोगे? क्योंकि ये इंसान भी तो फोर्स तो 2 ही दिख रहा है ना इस पे 6 kg पे, एक टेंशन धागे के कारण और एक mg या 6g ग्रेविटी के कारण। किसको बड़ा मानोगे? किधर एक्सीलरेटेड है? ऊपर, तो टेंशन बड़ा मान लिया, तो T माइनस एम जी बराबर ma, T बराबर m g प्लस a। ये 6 इंटू 14 84 न्यूटन। एक ही रस्सी में क्या 2 टेंशन हो सकते हैं? 2 तरह के टेंशन। अब या तो लिफ्ट के भीतर वाला सही बोल रहा है, और या फिर ये जमीन वाला सही बोल रहा है। कौन सही बोल रहा है? दोनों अपनी अपनी जगह सही है। किस पे नंबर मिलेगा? +1, +4। और किस पे नंबर मिलेगा? -1।
तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं भाई, सेब खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। तो इसका नंबर हो जाएगा निगेटिव और इसका नंबर हो जाएगा पॉजिटिव। सर सही तो दोनों थे, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ गलत थे, लेकिन वो जगह ही गलत था जहां से उसने न्यूटन लॉ अप्लाई किया, क्योंकि न्यूटन लॉ जिस जगह से बना उसी जगह से अप्लाई करना है। सर ये क्या बात हुई, लिफ्ट में आप चढ़ने नहीं दोगे? भाई चलो चलो देखो। अब यदि ये सिचुएशन है तो गलती हो सकता है, ये तो समझ में पहली बार हम देख रहे हैं कि गलत क्यों होगा। नंबर इस पे मिलेगा उस पे नहीं, क्योंकि न्यूटन लॉ जैसे बना वैसे अप्लाई करो। आपने वैसे नहीं अप्लाई किया तो गलत हो जाएगा। ऑब्जर्वर वन के आंखों से ही तो देख करके हम लिख रहे हैं। ऑब्जर्वर वन के आंखों से देखकर लिखने में रिजल्ट उसने निकाला है जो वो गलत रिजल्ट कहलाएगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल व्हेन ऑब्जर्वेशन इज टेकन फ्रॉम इनर्शियल रिफरेंस। न्यूटन्स लॉ आप कहीं से भी नहीं अप्लाई कर सकते, मेरी मर्जी सर मेरा लॉ कहीं भी लगाओ। अरे जैसे बना वैसे लगाओ, नहीं लगाते तो लॉ तो आपने तो पूरी अकलमंदी लगा ली, लेकिन वो गलत हो गया, उस पर नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो आज आपने ये सीखा कि सेब का पेड़ नहीं छोड़ूंगा, पेड़ के नीचे बैठूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है, सेब का पेड़ नहीं छोड़ना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। जब ये चैप्टर 2 दिन पढ़ा लूंगा तो तीसरे दिन आपको सेब का पेड़ छोड़ने का तरीका बता दूंगा, ठीक है? उससे पहले सेब का पेड़ मत छोड़ना, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप जो है क्वेश्चन वैसे ही बना रहे हो जैसे न्यूटन बनाता था। आप जो है क्वेश्चन उसी तरह सोच रहे हो जैसे न्यूटन सोचता था, क्योंकि न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल इन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। और न्यूटन के टाइम पे मंगल ग्रह जाने की तो कल्पना ही नहीं कर सकता था कोई, उसके लिए ग्राउंड ही सारा था। डे टू डे प्रैक्टिकल पर्पस से तो हमने भी इसे माना है। तो ये तय हो गया कि ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा, कहाँ रहने वाला है ऑब्जर्वर हमेशा? पेड़ के नीचे। यदि उसको पेड़ से हटाया आपने तो फिर भगवान मालिक है, सही होगा तो अच्छी बात, गलत हुआ तो भी अच्छी बात। मैं तो कहता हूँ गलत की गारंटी ही दे दूं, लेकिन आपको कहाँ ऑब्जर्वर की तरह रहना है, सेब खाते हुए। जैसे नियम बना वैसे आपको अप्लाई करना है। बाकी किताब कॉपी पे कुछ भी लिखा आप भूल जाते हो, भूल जाते, लेकिन ये लाइन मत भूलना कि आप न्यूटन से कमजोर नहीं। न्यूटन की तरह अप्लाई करो नियम, न्यूटन ने जैसे बनाया। सर वो अमरूद नहीं खा सकता था, नारियल नहीं खा सकता, नहीं वो सेब ही खाता। आप चाहो तो नारियल खाओ, आप चाहो तो अमरूद खाओ, लेकिन पेड़ पकड़ के बैठो। ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से ही लेना है। घोड़ा मिल गया सर मैं उस पर बैठ गया ना, बाद में बैठेंगे सोचेंगे, अभी कुछ नहीं करना है। ये एग्जाम्पल कॉपी पे बना लो और एक जो उल्टा पुल्टा हुआ उसे कट कर दो। कट करने से ये तय हो गया कि ऐसा नहीं करना। लिखो वही सारी बातें, लेकिन उसे कट कर दो, हाँ, जिससे कि वो पता चल जाए कि ये गड़बड़ है, नहीं बैठना है। और सेब का पेड़ चाहिए ही चाहिए, वहीं से ऑब्जर्वेशन लूंगा, वहीं से सवाल बनाऊंगा। पेज चेंज करूं? पेज चेंज करूं? अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट लॉ में एक लाइन आपने सीखा, न्यूटन से कमजोर नहीं हो, न्यूटन की तरह अप्लाई करना।
न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Vector sum of all the forces acting on an object, ब्रैकेट में लिखो और सिस्टम, is equal to the product of mass m of object or system and acceleration a of object or the system. Summation f I means f1 plus f2 plus f3 जितने भी है इक्वल्स टू m इंटू a। सेकेंड लॉ को हमने देखा कि ये कह रहा है कि वेक्टर सम कर जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का, और वो जो वेक्टर सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, मास जो हो ऑब्जेक्ट का या सिस्टम का इनटू एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो एक ऑब्जेक्ट है तो जनरली उसका एक्सलेशन ए कहूंगा तो दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, और सिस्टम में मान लो 4 ऑब्जेक्टों से मिलकर एक सिस्टम बना है तो मन में यह जरूर विचार आएगा कि सर मास तो ठीक है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, लेकिन एक्सलेशन कौन सा, इसलिए वर्ड यूज किया सेंटर ऑफ मास। सर ये तो मैं जानता हूं कि कोई एक और चैप्टर होता है, हाँ भाई तो वहां पढ़ लूंगा, अभी काहे का टेंशन लो, अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट पे कंफर्टेबल हो जाए। अब इसके नीचे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, MA is not a force but it is value of resultant force। मतलब MA को आप फोर्स मत समझो, MA तो आया है फोर्स का सम करने पर एक रिजल्ट, बात समझ में आई ना। MA फोर्स नहीं है, फोर्स तो कोई और थे F1 F2 F3 F4, उनका जब हमने वेक्टर सम किया है ना तो ये आया, इसको मैं थोड़े ना कहूंगा फोर्स है ये तो फोर्सों का इकट्ठा करने पे आने वाला वैल्यू है, ये अपने आप में कोई फोर्स नहीं है। सर ये क्या बात हुई है, मैं फोर्स नहीं है, अरे सुनो तो, मान लो कि आपने एक ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स लगते देखे F1 F2 F3, तो फोर्स तो वही 3 हुए ना F1 F2 F3, उनको मैं सम करके कहूंगा ये भी एक फोर्स है सर, अरे काहे का, यदि तुमने सम कर ही लिया तो या तो उसे देखो MA को देखो, नहीं तो F1 F2 F3 को देखो। आप MA को भी फोर्स कह रहे हो, अरे कैसे कह रहे हो यार, फोर्स तो वो हुआ जो F1 F2 F3 आपने लगता हुआ देखा ऑब्जेक्ट, MA उनके वेक्टर सम करने पे आने वाला रिजल्ट का वैल्यू है, MA कोई फोर्स नहीं है। सर ये बात ठीक नहीं, फोर्स के बारे में आप बताए जा रहे हो और अभी तक यही नहीं बताया
ये फोर्स है क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने सर इनर्शिया बताया, इनर्शिया का मेजर है मास, ये बताया। मास ज्यादा तो वो ज्यादा अपोज करेगा, मास कम तो वो कम अपोज करेगा। ठीक है, कहानी मैंने मान भी ली, लेकिन आखिर ये फोर्स वर्ड आप कई बार यूज कर चुके। फर्स्ट लॉ बताया तब भी फोर्स यूज कर चुके। ये फोर्स क्या है? तो अब सुनो, तुम्हें एक ऑफर दिया गया है कि एक कमरे में रहना है। आजकल तो वैसे भी बिग बॉस टाइप के खूब चल रहे हैं, वहां पर 2-4 रूम वाला एक फ्लैट दे दिया जाता है। तो आपको एक फ्लैट नहीं, एक कमरा मिल रहा है। उस कमरे में खाने पीने का उत्तम प्रबंध है, एक खिड़की से खाना दे दिया जाएगा। सुनो, बाथरूम भी है। केवल परेशानी ये, परेशानी नहीं, केवल कंडीशन है, टैब, मोबाइल, बुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट कुछ नहीं है, और आपको अकेले उसमें रहना। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब आप अकेले उस रूम में रहिए, खा सकते हैं और बाथरूम जा सकते हैं। तो कितने दिन तक रहना पसंद करें? सर तैयारी करते करते बोर हो चुका हूँ, 2-4 दिन तो रह ही लेता हूँ, 1 वीक रह लूंगा। अच्छा सोचो, कोई बड़ा वीर होगा तो 1 महीना कहेगा कि सर 1 महीना खूब खाऊंगा, चैन से सोऊंगा। हाँ चलो। और सर 2 महीना, चलो। और तो सर एक मोबाइल दे दो यार, फिर देखते हैं, फिर तो मैं 6 महीना निकाल दूंगा। दिक्कत क्या है, वहां परेशानी क्या हो रही है यार? खाने पीने की तो व्यवस्था है, क्या मिसिंग क्या है? अरे कुछ कहाँ, सब कुछ तो ही खाना है। अरे तरह का इंटरटेनमेंट मीन्स कम्युनिकेशन, मीन्स इंटरेक्शन। ह्यूमन लाइफ विदाउट इंटरेक्शन कितना बोरिंग होगा, सोचो तो। मतलब तुम्हें कहे कि तुम लाखों साल जियो और बातचीत के लिए कोई नहीं, ना मोबाइल ना लैपटॉप, तो यार भाई ठीक है, फिर 100 साल ही बहुत है। 100 साल ही रह लो, वही बहुत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है इंटरेक्शन। तो जैसे ह्यूमन बीइंग बिना इंटरेक्शन के नहीं रह सकता, ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट ही करता है और इंटरेक्शन होता ही है उसका एक का दूसरे से। उसी तरह यूनिवर्स के सारे एलिमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा सर मुझे तो नहीं पता चला। जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं वैसे यूनिवर्स के सारे एलिमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्शन का मेजर है फोर्स। अर्थ सन से इंटरेक्ट करता है, सन मून से इंटरेक्ट करता है, अर्थ मून से इंटरेक्ट करता है, अर्थ मार्स से इंटरेक्ट करता है, सन मार्स से इंटरेक्ट कर सकता है, अपना गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से इंटरेक्ट करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से इंटरेक्ट करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करता है न्यूक्लियस के भीतर बैठा। अच्छा सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी? हाँ, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी इंटरेक्ट करता है। अच्छा, हो गया सर। तो ये जो इंटरेक्शन होता है, जैसे हम लोग भी बातचीत करते हैं, या तो बहुत प्यारा दोस्त होगा, या थोड़ा दोस्त होगा, या प्यारा दुश्मन होगा, या थोड़ा सा दुश्मनी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। तो इंटरेक्शन का मेजर है फोर्स। यदि इंटरेक्शन तगड़ी है, ए बी पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, बी ए पे। और इंटरेक्शन के ही बारे में आप इसे नोट कर लो। All elements in universe interacts with each other. Measure of interaction. Measure of these interactions are called forces. Measure of these interactions are called forces. अब यहां और एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गया। Hence,
force always exist in pair because at least two elements are necessary to interact to generate interaction. Hence, force always exists in pair because at least two elements are necessary to generate interaction. अरे बातचीत करना है तो कम से कम दो लोग तो हो। नहीं सर, मैं तो खुद से ही बातचीत करता हूँ। अरे यार, कितनी बातचीत करते हो? ऐसे बातचीत करने वाले को पकड़ के खास जगहों पे रखा जाता है। उनको कहा जाता है ये समाज के लिए ठीक नहीं है, इनको अलग ही रखो। तो खुद से ज्यादा बातचीत आजकल यदि देख रहे हो कि इसको खुद से बातचीत करते, जरूर कान में ब्लूटूथ लगाया होगा, ध्यान से। अकेले यूं ही बातचीत कर रहा है, ऐसे लोगों को पकड़ के रख दिया जाएगा। किससे? हाँ, तो ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के खास जगहों पे रखा जाता है। कहा जाता है कि ये समाज के लिए ठीक नहीं है। हाँ, कभी कभार अपने को मोटिवेट करने के लिए यदि कोई बातचीत कर रहा है तो वही बंद कमरे में करता है। सार्वजनिक यदि करने लगेगा तो जरूर आसपास के आस पड़ोस वाले पकड़ के ले जाएंगे। यार, ये ज्यादा पड़ चुका, इसको रखते हैं पकड़ के। अब ये जो है ठीक जगह पे नहीं है अभी। तो समझो, इंटरेक्शन के लिए एटलीस्ट कितना एलिमेंट चाहिए? दो। और यदि दो एलिमेंट चाहिए तो फोर्स एक कैसे होगा? ए ने बी पे लगाया होगा फोर्स, तो बी ने ए पे भी लगाया होगा। ऐसे कैसे होगा सर? ना ना, ऐसे थोड़े ना होता है। मैं तो बातचीत कर रहा होता, मेरा दोस्त सोया रहता है, मैं बोलता रहता हूँ। अरे ऐसे थोड़े ना बातचीत होगा। दो लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब एक सुन रहा होगा, दूसरा बोल रहा है, तो तभी तो इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन के लिए एटलीस्ट कितने एलिमेंट? दो एलिमेंट। तो फोर्स जब ए बी पे लगाएगा तो बी ए पे लगाएगा ही, और यदि नहीं लगाएगा तो वो इंटरेक्शन कैसे कहलाएगा? मेरा बहुत प्यारा दोस्त मेरे पास आया, मुझे बहुत खुशी हुई, और सामने वाला तो ऐसे उदास बैठा है जैसे मैंने देखते जानता ही नहीं। ऐसा कौन सा दोस्ती है यार? मेरा दोस्त और मैं खुश और वो बेचारा उदास, ये कौन है? इसे तो मैंने देखा ही नहीं है। तो इसका मतलब है इंटरेक्शन मीन्स टू वे, वन वे नहीं होता। ये इंटरेक्शन टू वे, मतलब एलिमेंट कम से कम दो चाहिए। और यही न्यूटन्स थर्ड लॉ कह रहा है। यही न्यूटन्स थर्ड लॉ कह रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Forces always exist in pair, which is called action reaction pair. Any one is called action, then other will be reaction. Action reaction generates at same instant. They have same magnitude, opposite directions, and same fundamental nature.
always acts on different objects. Always acts on different objects. स्टार मार्क देके ये भी लिख दो, नेवर एक्ट्स ऑन, ये अलग मैं लिख देता हूं। एक्शन, रिएक्शन, पेयर, नेवर एक्ट्स ऑन सेम ऑब्जेक्ट। सोच के तो देखो, सेम ऑब्जेक्ट पे क्यों नहीं एक्ट कर सकता? अरे तो एक्शन रिएक्शन कैसे होगा? खुद से खुद की तो बातचीत है ही नहीं, खुद से खुद की बातचीत का तो हमने कोई सीन ही नहीं रखा है। तो एक डायग्राम बना लो कॉपी पे, आगे चल के M1 M2 दो एलिमेंट रख दो एक दूसरे से r दूरी पे। M1 यदि M2 पे फोर्स लगा रहा होगा F, तो M2 M1 पे भी लगा रहा होगा F, अपोजिट डायरेक्शन में। M1 M2 दो फोर्स सोच लो, और यदि M1 M2 पे लगा रहा होगा F1 F फोर्स, तो M2 M1 पे भी लगा रहा होगा F फोर्स। लाइट आ गई क्या? तो अब एक्शन रिएक्शन के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करेगा, क्योंकि खुद से ही मैं खुद बातचीत कर रहा हूं, खुद को ही कहानी सुना रहा हूं, ऐसा नहीं होता। इंटरेक्शन दो एलिमेंट, एक्शन पहले आएगा या रिएक्शन? तो सर राम ने सोहन को एक घूसा दिया और सोहन बाद में खूब पीटता है राम। तो ऐसा यदि है तो पहले एक्शन कहलाएगा और दूसरा रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन न्यूटन्स का लॉ ये नहीं है। न्यूटन्स का लॉ है राम ने जो सोहन को घूसा दिया, छोड़ो नहीं समझ में आएगा। मोहन ने सोहन को चांटा मारा तो गाल भी लाल और हाथ भी लाल। एक्शन और रिएक्शन वो है। सर गाल को पहले चोट लगा या हाथ को पहले चोट लगा? लाओ गाल अभी बताता हूँ, या अपने गाल पे खुद से हाथ देख के देख लो, गाल को चोट पहले लगा या हाथ को। तो एक्शन रिएक्शन एक साथ जनरेट होगा, एक्शन रिएक्शन। और आपको ये लगे कि नहीं नहीं दिया था तो दूसरा रो रहा था, मैं तो रो ही नहीं रहा था। एक काम करो, दीवार को दो एक चाटा, देखो दीवार रोता है क्या आप देखते? तो चोट दीवार को भी लगा, चोट आपको भी लगा। लेकिन जब आप किसी दूसरे को चोट देते हो, दूसरा रोने लगा, तो आप हंसने इसलिए लगते हो कि वाह वाह काम हो गया अपना। लेकिन चोट तो आपको भी लगा है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। नहीं तो एक छोटे बच्चे को सुमो को कहो दो चाटा मारे, बेचारा सुमो को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, वो बच्चा रोने लगेगा, मेरा हाथ टूट गया। क्यों? क्योंकि वो चोट लग गया उसे। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स जनरेट होता है एक्शन रिएक्शन एट ए इंस्टेंट, बाद में थोड़ा सा चेंज हुआ कि यदि एक चार्ज दूसरे चार्ज से इंटरैक्ट करेगा तो उसमें एक टाइम गैप। सर कितना? तो सोचो Q1 Q2 रखा हुआ है, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, और Q1 जितना था ना उतना माइनस Q1 उस पे मैंने डाल दिया, तो जीरो हो गया। ये Q2 को पता चलेगा कि ये गायब हो गया और इसका फोर्स इस पे अब नहीं लगेगा। ये कितने देर बाद पता चलेगा? तो यहां से यहां तक लाइट को आने में जितना टाइम लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ट्रेवल करता है स्पेस में लाइट के स्पीड से, तो कितना? तो डिस्टेंस d/c, डिस्टेंस d/c, इतने देर बाद इसको पता चला कि ये तो गायब हो गया, तब इस पे फोर्स लगना बंद होगा। जबकि न्यूटन का एक्शन रिएक्शन क्या कहता है? यदि ये गायब हुआ तो इसका फोर्स गायब हो जाए, इसके कारण लगने वाला Q1 से Q2 पे लगने वाला। ये बात समझ में आई रिंकू? क्या कि Q1 मैंने गायब किया, लेकिन इसको Q2 के फोर्स तुरंत गायब नहीं हुए, कितने देर बाद गायब हुए? ये इंफॉर्मेशन यहां से यहां आने में जितना टाइम लगा लाइट की स्पीड से आई। तो सर क्या 3 दिन में आएगा? अरे यार ये थ्योरेटिकल आइडिया, प्रैक्टिकली कोई अंतर नहीं पड़ रहा, ठीक, लेकिन ये अंतर था। और न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है F नेट बराबर ma, इसका ये फॉर्मेट कम यूज हो रहा है आज मॉडर्न फिजिक्स में, ये वैसे फॉर्मेट में एप्लीकेबल नहीं है। और न्यूटन्स का
जो लॉ है उसका ये इंफॉर्मेशन, न्यूटन सेकंड लॉ का ये फॉर्मेट ज्यादा यूज होगा मॉडर्न फिजिक्स में। न्यूटन्स सेकंड लॉ इन अदर वर्ड्स तो यहाँ है ही नहीं, एक एक्सप्रेशन है, फोर्स इज न्यूटन्स सेकंड लॉ इन अदर वर्ड्स यार लिख लो यार, फिर से लिख देता हूं, इन अदर वर्ड्स फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो फॉर्मेट है आजकल, ये मॉडर्न फिजिक्स में एप्लीकेबल यही फॉर्मेट है। F इक्वल्स टू ma वाले से वो काम वहां ज्यादा नहीं बन पाता, तो ठीक है, ये फॉर्मेट भी सेकंड लॉ का हम ध्यान रखेंगे। और थर्ड लॉ ने सारी कहानी किसकी बताई आपको? एक्शन रिएक्शन के बारे में बताई। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर सकता है? नहीं 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 सर, ये अभी अभी आपने कहा फंडामेंटल नेचर। ये फंडामेंटल नेचर के बारे में थोड़ा कुछ बताओ, ये फंडामेंटल नेचर क्या है? तो फंडामेंटल फोर्सेस, तो पहले 5 तरह के थे फंडामेंटल फोर्सेस, बाद में उसे 4 तरह कर दिया गया। तो जिसने 5 से 4 किया उसको नोबेल प्राइज मिला। अब 4 को यदि तुम 3 कर दोगे तो तुम्हारा नोबेल प्राइज पक्का, जिस पे लोग लगे हुए हैं। और 3 को यदि 2 कर दोगे उसको भी मिलेगा भविष्य में, बाद में। और जो 2 को 1 कर देगा उसको भी मिलेगा। फिर किसी ने 1 को 2 कर दिया तो उसे भी मिलेगा। नोबेल प्राइज का एकदम लिस्ट है, लगा है, जिसको चाहिए वो लग जाए उसकी समझ। अब लफड़ा क्या था कि 5 पहले कौन थे? छोड़ो 5 पहले थे कौन, उनके नाम लेना शुरू करता हूं। तो पहला हो गया, जिसका नाम ले रहा हूं, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर आपको ये इतना पसंद आया कि पहले इसी का नाम लिख लिया आपने। ध्यान से सुनो, यही पहले 2 थे अलग अलग, एक इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक। चार्ज का इंटरेक्शन अलग फंडामेंटल माना जाता था और मैग्नेट का इंटरेक्शन अलग फंडामेंटल माना जाता था। अब इनको यूनिफाइड करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया। दूसरा तो 2 को 1 कर दिया गया। अब ये दूसरा फंडामेंटल है ग्रेविटेशनल। अब ग्रेविटेशनल जो है, इस पे आइंस्टीन अपने लास्ट जो वर्क उसका चल रहा था वो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एक ही इक्वेशन से डिस्क्राइब करना चाहता था। ये उसका लास्ट ड्रीम वर्क जो था, चल ही रहा था, बेचारा चला गया, उससे नहीं हो पाया। लेकिन अभी दुनिया वाले इस पे लगे हुए कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कोई एक ही ऐसा थ्योरी हो, एक ही ऐसा इक्वेशन हो जिससे इन दोनों को हम रिप्रेजेंट कर सके। तो बहुत नजदीक है इसके कि कमिंग ईयर्स में ऐसा कुछ रिसर्च अपने सामने आया कि ये 2 फंडामेंटल अलग अलग नहीं रह जाए, ये एक हो जाए। तीसरा कौन सा है? चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह दिया तो मैग्नेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब का इंटरेक्शन दिमाग में आ गया, पक्का ना? अलग से और मुझे कुछ नहीं बोलना। ध्यान से देखिएगा, टेंशन जो होता है धागे वाला, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। सर क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला इंटरेक्शन से जनरेट होता है। यदि आप फ्रिक्शन देखते हैं तो ये भी जो है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यदि आप नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं कांटेक्ट में आने से, नॉर्मल, ये भी एक्शन रिएक्शन से, ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से आता है। सोचो ना, आप ब्लॉक को रखा देखते हो टेबल पे, तो ब्लॉक का वेट ज्यादा है तो टेबल टूट भी सकता है, लेकिन टूट नहीं पाया, इसका मतलब ब्लॉक को धकेल के किसने बैलेंस किया? टेबल ने उसके वेट को बैलेंस किया। तो ब्लॉक ने कैसे धकेला? तो ब्लॉक के मॉलिक्यूल और टेबल के मॉलिक्यूलों का जो इंटरेक्शन हुआ उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप हुआ जो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है।
ठीक है। अब मुझे ये बताओ, तो इन दोनों को मिला करके हम नाम देते हैं, फ्रिक्शन और नॉर्मल को मिला करके कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ये दोनों मिलके कहलाते हैं। ये भी हो गया किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, नाम सुना है ना विस्कस फोर्स। यदि शहद में एक लेड, लोहे का या लेड का स्फेरिकल बॉल गिरा हो तो धीरे धीरे वेट के कारण नीचे जाएगा, और वो रेसिस्ट भी कर रहा है, रेजिस्टेंस एक आ रहा है जो नहीं जाने देना चाहता। दैट इज विस्कस फोर्स। उसको फ्रिक्शन नहीं कहते, उसको विस्कस फोर्स कह रहे हैं। ये भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से जनरेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एनी पुश और पुल। आप किसी ब्लॉक को पुल करते हो, पुश करते हो, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। धकेलते हो हाथ से जाके ब्लॉक को, तो हाथ के मॉलिक्यूल और ब्लॉक के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे, उससे वो फोर्स आता है। इसका मतलब कि आप जो भी नाम लोगे ना 11th में, वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में है, एक्सेप्ट mg। ये जो mg है ना, ये केवल ग्रेविटेशनल है। बाकी सारे पूछ देता है कि विस्कस फोर्स किस तरह के फंडामेंटल नेचर का है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कोई भी नाम ले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तुक्के भेज दो यार, mg के अलावा। ओके, फंडामेंटल नेचर पहचान लिया। तो ये तो हो गया दूसरा। अब बारी आता है तीसरा। मुझे ये बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं। जैसे हीलियम न्यूक्लियस हुआ, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बैठे हैं। फील करो भाई, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बैठे हैं, उनका ग्रेविटेशनल पुल होगा, मैंने मान लिया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हैं, उनमें भी ग्रेविटेशनल पुल होगा, मैंने वो भी मान लिया। लेकिन 2 प्रोटॉन में कौन सा दोस्ती हो गई? वो क्यों बैठे हुए हैं न्यूक्लियस में? तो एक दूसरे का सर तोड़ देने वाले थे। इसका मतलब वो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से अलग कुछ होना चाहिए। ध्यान से देखो, तो उसको हमने नाम दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, ध्यान से सुनो, ये अलग कैसे है? अलग इसलिए है कि प्रोटॉन के बीच में यदि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता तो नजदीक आता, और प्रोटॉन का रिपल्सन जो है वो उससे दूर हटता। हम कहते हैं शायद उसने बैलेंस कर लिया। लेकिन जो कैलकुलेट करके हम देखते हैं सेम डिस्टेंस के लिए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन बहुत ताकतवर होता है, 10⁻36 या 42 टाइम्स। अब इतना टाइम्स यदि पावरफुल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन, तो ग्रेविटेशनल पुल उसे बैलेंस नहीं कर सकता। तो कौन है? अच्छा चलो एक बार दूसरा आइडिया देखो। दो न्यूट्रॉन है और आपने कहा कि उनमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, 2 न्यूट्रॉन है तो अगल बगल। एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन इतना लगाओ कि बस मिक्स होके एक न्यूट्रॉन बदल गया, ऐसा तो नहीं होता। 2 न्यूट्रॉन मिलते हैं, आखिर वो जुड़ क्यों नहीं गए, खत्म क्यों नहीं एक दूसरे में जाके, एक ही न्यूट्रॉन में क्यों नहीं बदल गया, बड़ा सा न्यूट्रॉन एक। तो इसका मतलब है कि जब 2 न्यूट्रॉन बहुत नजदीक आते हैं तो वहां एक ऐसा फोर्स जनरेट होता है जो उनको अलग करता है, भाई बस हो गया, अब और नजदीक नहीं आना। दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा सर, तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव नेचर का भी होता है। 0.5 फर्मी, 0.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस पे जब 2 न्यूक्लियन आइदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन कोई भी आएंगे, तो ये फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा। और 0.5 से ज्यादा है तो अट्रैक्टिव है, और एक खास रेंज में ही काम करता है। न्यूक्लियस के डायमीटर का जो रेंज होता है उसी रेंज में काम करता है। उसके ज्यादा दूर पे रख दोगे तो न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगा, वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। सर ऐसा क्यों? यदि यही तुम ढूंढ लेते हो तब भी नोबेल प्राइज पक्का, मतलब रिसर्च वर्क कंटिन्यू। अब इसका मतलब ये हो गया कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया। इसकी थोड़ी जानकारी हम बोर्ड 12th में और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 12th वाले टॉपिक के साथ, मॉडर्न के साथ। और एक और है जिसका तो मुझे कोई आता पता ही नहीं दिखता 11th 12th में कभी, और वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स
तो इसको 11th 12th में मतलब कहीं हमें पढ़ाने का मौका नहीं मिलता। तो सर आप खुद क्यों नहीं पढ़ते हो? भाई जब पढ़ाने का मौका है तो खुद कहाँ पढ़ूंगा, नहीं पढ़ता। तो इसके बारे में मेरे पास भी सीमित जानकारी। ये फंडामेंटल है। अल्फा बीटा इमिशन के टाइम पे ये फोर्स एक्टिव होता है, कैसे इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे खुद ही थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसका कहीं आज तक किसी जगह चर्चा मैंने नहीं देखी 11th 12th के सिलेबस के लिए। हाँ, और फंडामेंटल अब कितने हो गए? 4, और इनको 3 किए जाने के चांस है कि ग्रेविटेशन अब जुड़ जाए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ, एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो सके, तो हो जाएगा 3। यदि उधर और कुछ इधर उधर कर सकते हो तो मैदान खाली है, कोई भी कर सकता है। ठीक, अब हमसे यही पूछ देता है, अब मैंने क्या कहा कि फंडामेंटल नेचर में एक्शन रिएक्शन एक जैसे होंगे। फंडामेंटल नेचर में एक्शन रिएक्शन एक जैसे होंगे, मतलब यदि ए बी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो बी ए पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। ए बी पे यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगाएगा तो बी ए पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। ए बी पे न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा तो बी ए पे भी न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा। ये नहीं कि ए बी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा रहा है और बी ए पे ग्रेविटेशनल लगा रहा है, वो एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते। बात समझ में आई? वो एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते। मुझे बताओ इस डस्टर पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? तो एक mg अर्थ, तो वो ग्रेविटेशनल नेचर का हो गया, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, किसके कारण? टेबल के मॉलिक्यूलों के कारण, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का हो गया। वो दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते, n और mg एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते। सर वो तो बराबर है, अपोजिट भी है, बस केवल इतना थोड़ी ना कहा, ये भी तो कहा है कि एक्शन रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता, नहीं कर सकता। n और mg एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते। दो उसके लिए मैंने कारण दिए, एक तो उनके नेचर अलग है, फंडामेंटल नेचर, और दूसरा एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। एन और mg एक्शन रिएक्शन हो ही नहीं सकते। एक्शन रिएक्शन क्या होंगे? सेम फंडामेंटल नेचर के होंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे। ए बी से कौन किससे बातचीत कर रहा है वो पता करो। यदि mg लग रहा है तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बातचीत से, यदि टेंशन लग रहा है तो धागा और ब्लॉक के बातचीत से, यदि कहीं स्प्रिंग फोर्स है तो स्प्रिंग और ब्लॉक के, स्प्रिंग फोर्स भी होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में ही। जो भी फोर्स आप नाम लोगे ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में डाल देना। mg के अलावा, mg के अलावा जो भी मिलेगा एनएलएम में किस नेचर में जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये पूछेगा ये कौन से नेचर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वो तो जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो लिख लो, मॉडर्न इन मॉडर्न फिजिक्स। अब हम लोगों ने फंडामेंटल नेचर जो न्यूटन थर्ड लॉ में मैंने लाइन दी है वो यहाँ एक्सप्लेन हो कि फंडामेंटल नेचर क्या। तो अभी तक हम लोगों ने अपना बेस एक तैयार कर लिया, न्यूटन के तीनों लॉ की हमें जानकारी मिल गई, लेकिन मैं न्यूमेरिकल आज नहीं बता पाया, अपने जो टाइम का कांस्टेंट है उनके लिए। बेसिक्स यहाँ तक रखते हैं, अगले टर्न पे हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में इंटर करेंगे। ठीक, तो अगला टर्न रहेगा जिसके बाद आप एचसीबी कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आज कोई नहीं। थैंक यू, बाय बाय।